नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं को बड़ी जीत मिली है। 70 सालों से जो हिंदुओं के साथ अन्याय होता आ रहा है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और इस याचिका में ये मांग की गई थी कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन अभी तक उसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उसके बाद केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। 6 हफ्तों का समय भी केंद्र सरकार को दिया गया है। लेकिन अगर बात करें तो अल्पसंख्यक के नाम पर जो बहुसंख्यक थे और उन राज्यों में, जिसकी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीय स्तर पर तो है, उनको पूरी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन राज्यों में वो बहुसंख्यक है, उसके बाद भी वो अपने शिक्षण संस्थान और तमाम जो उनको जो व्यवस्थाएं केंद्र सरकार से मिलती है वो मिल रही हैं आराम से। तो जाहिर सी बात है कि अब जब ये कानून बनेगा और जो हिंदुओं के साथ अन्याय होता आ रहा है उस अन्याय के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी जा रही है और इसका जब फल सामने आएगा, जब हिंदुओं के साथ न्याय होगा, उस वक्त उन लोगों को बुरा लगेगा और उस वक्त ये कहा जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बचाने की जरूरत है, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। लेकिन अगर कहीं देखें तो अल्पसंख्यक कोई और है तो वो हिंदू ही हैं इन राज्यों में, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ किस तरीके से दोहरा व्यवहार हो रहा था। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन अगर बात करें तो पूरे देश में 30 करोड़ की जनता है और वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकती है। बाकी जो परसेंटेज बच रहे हैं उसमें भी कई ऐसे धर्म और जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और समान रूप से रहते हैं। जब हमारे देश का संविधान एक है, सब कुछ एक है, तो उनको समान और इक्वलिटी से देखना चाहिए और अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो उसको उस दृष्टि से देखकर और उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन ऐसा होता नहीं आ रहा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस तरीके से कई ऐसे कानून पारित हुए और जिसमें यह बताया गया कि कौन अल्पसंख्यक है कौन नहीं है, लेकिन जो राज्यवार जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बात कभी नहीं हुई। इससे पहले कानून आया लेकिन उसका पालन नहीं हुआ है। अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अल्पसंख्यक कौन है और बहुसंख्यक कौन है, हम आपको बताते हैं। लक्षद्वीप, जिसमें मुस्लिम लगभग 97% वहां पर मुस्लिम हैं, यानी कि वो बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अल्पसंख्यकों की जो पूरी व्यवस्था है वो मिलती आ रही है। जो उनके शिक्षण संस्थान हैं वो आराम से खोल सकते हैं, उसकी जो व्यवस्था है, जो वो उनका प्रशासन है, वो सब कुछ वो चला सकते हैं और उसके तहत केंद्र सरकार उनको उसके लिए मदद भी कर रहा है। वहीं कश्मीर में अगर बात करें तो 96 यानी कि 96% मुस्लिम हैं, लद्दाख में 44%, असम में 34%, पश्चिम बंगाल में 27%, 27.5 यानी कि 27.5%, केरल में लगभग 27%, उत्तर प्रदेश में लगभग 20%, बिहार में 18%। यहाँ पर इन्हें अपनी पसंद के स्कूल खोलने और उनके प्रबंधन का अधिकार है, यानी कि वो जो शिक्षण संस्थान है वो खोल सकते हैं कि यानी बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं जिन्हें खोला जाएगा और अपनी सभ्यता संस्कृति जो भी होगी वो उसको बता सकते हैं। जो उनकी भाषा है, जो उनका धर्म है, उसी के अनुरूप वो उनको शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो इन राज्यों में अगर बात करें, जो माइनॉरिटी है, जो हिंदू हैं, उनके हितों की कभी बात नहीं होती आ रही है। और इसी के साथ ईसाई, पारसी और सिख बौद्ध धर्म की भी बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है उसमें जो है वो मुस्लिम है, ईसाई, पारसी, सिख और बौद्ध हैं। इन लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है और इसीलिए सबसे पहले अगर मुस्लिम की बात कही, मैंने राज्यों में बता दिया कि कहां कहां कितने परसेंट है, उसके बावजूद भी उन्हें आज भी अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। और अगर बात करें तो 30 जनवरी 2014 में जैन को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में डाला गया है। अब ईसाई की बात करते हैं। नागालैंड में 88% है, मिजोरम में 87%, मेघालय में 75%, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी ईसाइयों की जो संख्या है वो अच्छी खासी है। फिर भी उन्हें अपने मनपसंद शैक्षिक संस्थान खोलने और उनके प्रबंधन का अधिकार है। सिख पंजाब में बहुसंख्यक हैं और दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी उन्हें अपने स्कूल चलाने का अधिकार है। बौद्ध लद्दाख में भी उनकी जो संख्या है वो पर्याप्त मात्रा में है, उसके बाद भी वो स्कूल चला सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। लेकिन अब अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं कि हिंदुओं की संख्या किन राज्यों में कितनी है और उनको कोई भी हक नहीं मिला हुआ है, ये दोयम दर्जे का जो व्यवहार 70 सालों से उनके साथ होता आ रहा है, अब उसी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है।
हिंदुओं की अगर बात करें तो लद्दाख में मात्र 1% यानी कि लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ 1% हिंदुओं की संख्या है, उसके बावजूद भी उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिलती। मिजोरम में अगर बात करें तो वहां पर 2.75 यानी कि लगभग 3% मिजोरम में हिंदुओं की संख्या है, सिर्फ और सिर्फ 3%। लक्षद्वीप में 2%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8% और मेघालय में 11%, अरुणाचल में 29%, पंजाब में 38% और मणिपुर में 41% है। फिर भी हिंदुओं को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थान ना तो वो खोल सकते हैं और ना ही उन्हें प्रबंधन का अधिकार है। जबकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने 11 सदस्यीय संविधान पीठ ने TMA केस में स्पष्ट कर दिया था कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की पहचान राज्य के स्तर पर होनी चाहिए, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। और याचिका में ये कहा गया था कि बहाई धर्म को मानने वाले राष्ट्रीय स्तर पर भी 0.1% और यहूदी 0.2% हैं, फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है। और इसी के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के ये खिलाफ है। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे ये क्लियर हो गया कि कहाँ पर किस राज्य में कौन से बहुसंख्यक हैं, कौन लोग और कौन है वहाँ पर अल्पसंख्यक में। लेकिन अब ये जो दोयम दर्जे का इतने सालों से व्यवहार होता आ रहा है और उसके बाद जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, याचिकाकर्ता जो हैं वो अश्वनी उपाध्याय हैं और उनके जो वकील हैं उन्होंने ये बताया है कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2004 को भी इन्होंने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को अभी कहा है। लेकिन अगर बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2004 क्या है, इसमें जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने मनपसंद जो उनके मनपसंदीदा जो भी शिक्षण संस्थान होंगे वो खोलेंगे, उन्हें प्रबंधन का अधिकार है और इसी के तहत जो सरकार है उनको व्यवस्थाएं देगी, यानी कि वजीफा और तमाम ऐसी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो केंद्र सरकार उनको प्रोवाइड करती है। अब ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में दिक्कत होगी जो बहुसंख्यक हैं राज्यों में और अल्पसंख्यक के तहत उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर उनका गुस्सा फूटेगा और वो सामने आएंगे। तो इतने सालों से जो अन्याय हिंदू सहते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने 70 सालों में कभी भी ना तो रोड जाम किया और ना इसके खिलाफ आवाज़ लगाई। अगर उन्होंने कई बार कानून का सहारा लिया, लेकिन उनको हर बार सिर्फ और सिर्फ मना दिया जाता था। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2002 में ये कानून आया, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई पालन हुआ नहीं, क्योंकि हिंदू जो रहे हैं वो बहुत सालों से शांति प्रिय रहे हैं और उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। अपने जिस तरीके से वो शांति प्रिय तरीके से रहते हैं वो रह रहे हैं। लेकिन अगर अब बात करें ये लोग जो अल्पसंख्यक हैं नहीं, लेकिन उनको व्यवस्थाएं मिल रही थी, अब वो आने वाले दिनों में क्या करते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि हमने देखे हैं कई सारे ऐसे फैसले आए हैं और उसके विरोध में किस तरीके से लोग खड़े हो जाते हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, इसमें 3 मांगे की गई हैं। पहली है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग कानून 2004 की धारा 2F रद्द की जाए, क्योंकि इसके जरिए केंद्र सरकार को मनमाने तरीके से अल्पसंख्यक घोषित करने की असीमित शक्ति मिलती है। और दूसरी जो मांग है वो वैकल्पिक है। अगर कोर्ट ये रद्द नहीं करता तो यहूदी, बहाई और हिंदुओं को लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार दिया जाए। तीसरी मांग यह है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने की गाइडलाइन जारी करें, जिससे कि जो समुदाय धार्मिक और भाषाई रूप से संख्या में नगण्य हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावहीन हैं, उन्हें अपनी पसंद का स्कूल स्थापित करने और चलाने का अधिकार मिलना सुनिश्चित किया जाए। अब ये तो हो गई पूरी बात कि आखिर इसमें जो याचिका डाली गई उसमें क्या क्या मांगे रखी गई और इसी के साथ कौन कौन राज्य हैं जहां पर कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है। और इसमें जो याचिका करता है अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग कानून को अवैध घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की 3 सदस्यीय पीठ ने 6 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। अब
केंद्र सरकार को इसमें जवाब देना होगा और अब केंद्र सरकार ऐसा कानून लेकर आएगी जिसमें जो राज्यवार अल्पसंख्यक हैं उनको ये व्यवस्थाएं मिलेगी और उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। तो अब अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अब उन्हें जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें न्याय मिलेगा और उसके बाद जो लोग ये कहेंगे कि संविधान खतरे में है और अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जा रही है, अगर देखें तो 70 सालों में उन्होंने लोकतंत्र को मजाक बनाकर रखा है। क्योंकि अगर लोकतंत्र में संविधान एक है, सब कुछ एक है, तो वहां पर इक्वलिटी होनी चाहिए और जिस आधार पर आप किसी को अल्पसंख्यक कह रहे हो वो राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो सच में प्रताड़ित हैं, लेकिन आज तक उनकी कभी बात की नहीं गई। जैसे कि कश्मीर, आप सबने देखा कि किस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव होता आ रहा है, लेकिन वहां पर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। आज तक भी उनको अपने घर वापस लौटने का हक नहीं मिला है। तो अब ये हक जल्द मिलेगा। तो बड़े बड़े फैसले जो केंद्र सरकार ने लिए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का फैसला हो, या फिर 3 तलाक का मामला हो, या फिर सीए हो, या अब जो आने वाले दिनों में जनसंख्या कानून है, क्योंकि जो बड़े बड़े फैसले केंद्र सरकार ने लिए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, या फिर 3 तलाक का मामला हो, या फिर राम मंदिर का हो, या उसी के साथ जो सीए लाया गया कानून, अब आने वाले दिनों में सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून और राज्यवार जो अल्पसंख्यक हैं जो 70 सालों से प्रताड़ित हैं, जो 70 सालों से जिनके साथ अन्याय हुआ है, अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनको न्याय मिलेगा। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।